में कहां से मिल रहे हैं? मिट्टी से, जमीन से, सॉइल से। सो सिंपल सी बात है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना? सो द सुपरमार्केट ऑफ द प्लांट्स दैट इज सॉइल। जमीन में पानी भी है। अच्छा, ये पानी भी कई तरह का होगा, हर तरह का पानी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, देन देयर इज ग्रेविटेशनल वाटर, देयर इज कैपिलरी वाटर। सो हर तरह का पानी पौधा जो है वो जमीन से नहीं ले सकता। कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं इस चीज की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, इंग्रेडिएंट्स फॉर प्लांट्स। पानी है मुख्य रूप से, जानते हैं आप। पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट्स को चाहिए। मिट्टी उन्हें ये चीजें प्रदान करती है। ओके, नाउ यहां से अब आप आज के नोट्स की शुरुआत करेंगे। नोट्स कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। जमीन में जो पानी है, मिट्टी में जो पानी है, टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। नंबर 1, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। स्पेलिंग में गलती मत कीजिएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नंबर 2 इज ग्रेविटेशनल वाटर। नंबर 3 इज कैपिलरी वाटर। तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं अभी। पहले जिक्र करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है। मिट्टी को गौर से अगर हम देखें, गहराई से डिटेल स्टडी देखें जी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो एक पतली सी परत बना देता है। इट फॉर्म्स थिन फिल्म, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये वाला जो हमने दिखाया है यहाँ पे, दिस इज द, लेट मी राइट हियर, थिन फिल्म of water around the soil particles, right? So hygroscopic water forms thin film. It adheres to the soil particles. Soil particles के चारों तरफ वो adhere कर जाती है, जुड़ जाती है। This water is not available for plants. यह पानी plants के लिए available नहीं। ध्यान रखिएगा, hygroscopic water, पहला point, forms thin film, adheres to soil particles, not available to plants. सेकेंड टाइप देखते हैं जी, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटी के कारण स्वाभाविक सी बात है, जो भी चीज मिट्टी की सतह पे ऊपर होगी वो नीचे चली जाएगी। मिट्टी में पोर्स भी हैं, माइक्रोपोर्स, मैक्रोपोर्स, मतलब छोटे वाले पोर्स और बड़े वाले पोर्स, दोनों तरह के हैं। पोर्स के जरिए यह पानी रिसता हुआ धीरे 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 नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल वाटर जिसे हम कहते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि किसी भी प्लांट की जड़ें इतनी ज्यादा गहराई तक तो नीचे नहीं जा सकती ना, कि जहां पे वाटर टेबल है, जमीन में नीचे गहराई में जो पानी है वो उस पानी को सोख सके। मुश्किल हो जाएगी ये चीज। देखते हैं जी, द वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण या ग्रेविटी के कारण जो पानी जमीन में नीचे गहराई में चला जाता है, it drains into the water table. अच्छा, ये पानी आया कहां से? ऊपरी पानी कहां से आया? आप जानते हैं भाई, पानी का तो, वाटर का तो एक साइकिल है। बारिश हुई जब, बारिश के कारण जो पानी मिट्टी में पड़ा वो नीचे चला गया ग्रेविटी के कारण। वेरी लिटिल ऑफ दिस वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट्स। जिन प्लांट्स की जड़ें बहुत गहराई तक जा सकती हैं वो इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो यानी तीसरे तरह का पानी जो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कैपिलरी वाटर, ये वो पानी है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, जो उनकी जड़ें सोख सकती हैं। सो इट इज हेल्ड इन द माइक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मिट्टी में माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स भी हैं। जो मैक्रोपोर्स हैं उनके जरिए तो वो ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला गया, राइट? और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर था वो सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ जुड़ा हुआ है, एडहेर किया हुआ है। तो माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे नन्हे पोर्स हैं, वहां पे जो पानी छुपा बैठा है वह अवेलेबल होगा प्लांट्स के लिए। सो इट इज द मेन वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 3 तरह का जो पानी है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी वाटर, उनमें से मुख्य रूप से मेन कौन सा है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है? सो आपका जवाब क्या होगा जी? कैपिलरी वाटर। इज इट क्लियर? बेसिक सी बात, 3 तरह का जो हमने पानी डिस्कस करा। चलिए एक बात समझते हैं आगे, एक टेक्निकल टर्म समझते हैं हम, होलार्ड। होलार्ड किसको रेफर कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जो सॉइल में, मिट्टी में जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो प्लांट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट इज होलार्ड। अब उसमें एक होता है क्रिसाट और एक है इकार्ट। नाउ
क्रिसार्ड क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स, राइट? एंड इकार्ड इज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, समझ गए जी? होलार्ड टेक्निकल टर्म हमने लिया जो है क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। क्रिसार्ड क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, जैसे कि कैपिलरी वाटर का हमने जिक्र किया है ना। इकार्ड अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, जिसमें हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं है, राइट? चलो, क्लियर हो गया ये टर्म? लिख लिया साथ के साथ, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द वाटर ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स? सॉइल में पानी है, पौधे की या प्लांट की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, दैट तो डिपेंड्स। अगर आप सफेदे के पेड़ की बात करें, यूकेलिप्टस ट्री की बात करें तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है साइज में, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है। जमीन से जो पानी सोखा जा रहा है उसे कोने कोने तक पहुंचना है, राइट? अब आप देखिए, जमीन से ऊपर की तरफ जाना है एक तरह से, सो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। कैसे संभव हो पाएगा? हाउ दिस वाटर इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्लांट, एक एक पत्ते तक, एक एक टहनी तक, कोने कोने तक कैसे पहुंचेगा? तो यही बात हम डिस्कस करने जाएंगे आगे हम डिटेल में, ट्रांसपोर्टेशन की ये प्रक्रिया, राइट जी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे, हम डिफ्यूजन भी डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अलग अलग तरह के हमने डिस्कस करने। ठीक है जी? नाउ अब आप देख पा रहे हैं एक विशाल काय पेड़, अब इसमें हर दिशा में हर तरह का न्यूट्रन चाहिए। पत्तों में बनने वाला भोजन जो है वो हर जगह पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि उसकी जरूरत है जड़ में जाकर के स्टोर होना है। कई जगह आपने पढ़ा था ना कि रूट्स जो है स्टोरेज का काम भी करती है। तो लीव्स में बनने वाला फूड जो है वो स्टोर होना है जाकर के रूट में। रूट ने जो पानी एब्जॉर्ब करा वो एक एक टहनी तक, एक एक पत्ते तक पहुंचना है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो पाती है, यही हम डिस्कस करें। चलो, स्लाइड पे एक चीज देखिए, हॉर्स आपको दिख पा रहा है। एक तरफ ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, कितने ज्यादा लोग हैं वो उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि बिल्कुल एक साफ सुथरी खाली ट्रेन है। मान लीजिए दोनों ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। टेल मी विच वन विल यू प्रेफर? आप कौन सा ट्रेन चुनेंगे इसमें से? स्वाभाविक सी बात है भाई, आप कहेंगे कि भाई हमें इतनी भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, ये सब वाली चीज नहीं चाहिए। हम तो उसी ट्रेन में जाएंगे जिसमें हम सुविधा पूर्वक, आसानी से, आराम से पॉइंट ए से अपने पॉइंट बी तक पहुंच जाए, राइट? तो कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म प्लांट्स भी चाहेंगे, इनफैक्ट सभी ऑर्गेनिजम्स चाहेंगे। बढ़ते हैं आगे हम इस चीज की तरफ कि क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। देखिए, एक चीज समझिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बीच में एक पार्टीशन दिखाई गई है। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है इसे हम कह देते हैं जी, मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है जिसको यहाँ पे हम एक पार्टीशन मान रहे हैं। इस मेम्ब्रेन के दाएं तरफ कुछ चीजें हैं, इस मेम्ब्रेन के बाएं तरफ भी सेम चीजें। कंसंट्रेशन का अंतर दिखाया गया है। आप यहाँ पे देखिए हमने इसके कितने सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए और इधर एक ही दिखाया। ठीक, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या है? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, राइट? ये मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे किसी चीज के मान लो 20 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 5 है, तो हम कहेंगे ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो रखा है। यहाँ पे एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा और दूसरी तरफ कम है। स्वाभाविक सी बात है, चीजें अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगी। जहां पे उनका अमाउंट ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाना चाहेंगे, है ना? होगा ना ऐसा? चलो देखते हैं जी आगे इसी चीज को। एक सादा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर में भी आप करके देख सकते हैं। एक बीकर में पानी भर लीजिए, चाहे आप कांच के ग्लास में पानी ले लीजिए, सिंपल टैप वाटर ले लीजिए। घर में स्याही होती है ना, इंक होती है हमारे पास, राइट? सो आप उसमें इंक के कुछ ड्रॉप्स डालिए, चाहे लाल रंग की इंक लीजिए, चाहे नीले रंग की इंक लीजिए। इंक के स्याही की कुछ बूंदें आपने डाली, आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए इस पानी को। धीरे धीरे वो स्याही, वो इंक पूरे ग्लास में फैलने लगती है। मतलब जहां वो बूंद जाकर के गिरी, जहां वो ड्रॉप ऑफ इंक जो है पानी में गिरा, वहां से वो फैलना शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं ना, डिफ्यूजन शुरू हुआ फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, राइट? वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, बचपन में आपने करा भी होगा, करके भी देख सकते हैं।
यही प्रक्रिया है सिंपल डिफ्यूजन, जो मैंने आपको इंक का एग्जाम्पल लेकर के बताया। तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं ना आगे बेटा, उसमें ये डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक आपको क्लियर हो गया ना, अगर जरा भी परेशानी नहीं होगी किसी किस्म के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, कंसेप्ट को समझ लीजिए एक बार, राइट। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिव है। पैसिव वाले वो होते हैं जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं, राइट। एक्टिव वाले वो हैं जहां पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी याद है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी इस्तेमाल करी, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होगा कि भाई कम चीज है यहाँ पे, इधर ज्यादा है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है तो एनर्जी चाहिए, अपहिल मूवमेंट है। अगर ज्यादा से कम की तरफ आना है तो डाउनहिल मूवमेंट है एक तरह से, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, राइट। चलो सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन? movement of the molecules from their higher towards their lower concentration, अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना, सॉल्यूट्स का, यहाँ पे हमने सादी भाषा में मॉलिक्यूल्स कह दिया, दैट इज व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन। अब आप देखिए, आपको ये जो चीज दिखाई गई है, ये क्या दिखाई गई है जी? ये वाली चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको दिखाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एक सेल की बाहर वाली कवरिंग जो है, सेल के स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर चीजें जानी है या अंदर से बाहर आनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही तो क्रॉस करके आएंगी ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, वही आपको दिखाए गए यहाँ पे, याद करके देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इट इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, राइट। ये रहा जी फॉस्फोलिपिड, कुछ इस तरह से दिखा देते हैं हम, है ना, ऐसे इधर से भी दिखा देते, ये रहे बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब आप देख रहे हैं इन फॉस्फोलिपिड्स को क्रॉस करते हुए मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन थी तो अपनी ज्यादा से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ आए। धीरे धीरे जब वो क्रॉस करते जाएंगे तो एक समय यह भी तो आएगा ना कि कंसंट्रेशन इस तरफ को और उस तरफ को बराबर हो जाएगी, है ना। मान लीजिए एक तरफ 100 मॉलिक्यूल्स थे, दूसरी तरफ 5 थे, तो 100 से 5 की तरफ मूव करते रहे, है ना, इधर से कम होते रहेंगे, उधर को बढ़ते रहेंगे, तो एक सिचुएशन आ जाएगी कि 50-50 दोनों तरफ हो जाएंगे, तो कोई नेट रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, है ना। अगर 2-4 इधर से इधर हुए तो इधर से उधर भी हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन, राइट। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर towards their lower concentration across a membrane। यहाँ पे हमने एक membrane दिखाई, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी यहाँ पे, ठीक है जी। इट इज अ मोड ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अब ये समझना जरूरी है, सिंपल डिफ्यूजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट के जो लीफ में बनी हुई कोई चीज वो डिफ्यूज करके रूट तक चली जाएगी, नहीं, इतना ज्यादा डिफ्यूजन डिस्टेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। शॉर्ट डिस्टेंस में ये हो गया कि मान लो भाई ये एक सेल है, एक सेल से दूसरे सेल तक जो पास में था वहां पे चीजों का लेन देन हो गया, या मान लो ये एक सेल था, बाहर पड़ी हुई चीज सेल के अंदर आ गई, अंदर पड़ी हुई चीज सेल के बाहर चली गई, ठीक है जी। शॉर्ट डिस्टेंस, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि सिंपल डिफ्यूजन में शॉर्ट डिस्टेंस है। अच्छा, डिफ्यूजन वर्ड के आगे हमने सिंपल क्यों लगाया ये भी बताऊंगा, क्योंकि एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है। यह सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई है जी। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स आल्सो हैपेंस दिस वे, राइट। सिंपल डिफ्यूजन की कई उदाहरणें हैं। अब आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, भाई हमारे एल्वियोलाई जो है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं ना, सपोज मैंने ये बना दिया एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ये एल्वियोलाई के सेल्स हैं, ये भी आपको बताया था मैंने जब हमने टिश्यूज पढ़े थे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है जी। ये एल्वियोलाई के सामने एक ब्लड कैपिलरी, राइट,
ब्लड कैपिलरी के अपने सेल्स को एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जो है वो इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के बैरियर को क्रॉस करती हुई ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, जहां पे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है जी। तो एल्वियोलाई के सरफेस पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो एक तरह से सिंपल डिफ्यूजन का उदाहरण याद रहेगा। सो ऑक्सीजन अपने हायर लेवल से अपने लोअर लेवल की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका की पार्शियल प्रेशर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, यहां से वो एल्वियोलाई में चली जाएगी। ये भी सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वह चीजें कर सकती हैं जो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल है। तभी हमने गैसेस का जिक्र करा यहाँ पे। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह है, वो हर चीज को अपने अक्रॉस मूव नहीं करने देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बायलेयर जो है फॉस्फोलिपिड्स की, वो उन्हीं सब्सटेंसेस को साधारणतः अंदर आने देगी आसानी से जो लिपिड सॉल्युबल है। तो सिंपल डिफ्यूजन वाली चीजें लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। याद रहेगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं जी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा कि हायर से लोअर की तरफ सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। क्या तापमान का इसके ऊपर कोई असर है? क्या प्रेशर का इसके ऊपर कोई असर है? क्या डेंसिटी का कोई असर है? क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई असर पड़ता है इस बात पे? चलिए ये देखिए, आपको क्या दिखाएगा कि भाई जब गर्मी होती है हम पंखा करते हैं ना, ये चाइनीज फैन टाइप आपने देखा है, हीट को बीट करने के लिए एक तरह से। तो मतलब हीट को बीट करने के लिए क्या करते हैं हम? हवा करते हैं, तेजी से करते हैं, है ना। ज्यादा गर्मी हुई और ज्यादा तेजी से हमने करा तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिला। जो स्वेट है, पसीना है, जब इवेपोरेट करता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है। ये तापमान किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, देखते हैं जी। सो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नोट कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़िए, साथ के साथ, राइट जी, पूरा मन लगा कर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहला फैक्टर है तापमान यानी टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। ये बात तो आपने सिंपल पढ़ी हुई है जूनियर क्लासेस में भी। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आप घर में घुसते हैं, जैसे स्कूल से वापस लौटे, किचन में खाना बन रहा है गर्मा गर्म, और आपको खुशबू बासमती चावल की या कढ़ाई में बन रही किसी भी चीज की, कढ़ाई पनीर की खुशबू दूर से आ जाती है। गर्म खाना है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, जो एरोमेटिक सब्सटेंसेस उड़ रहे हैं, एरोमा जो है, खुशबू जो है, वो गर्मी के कारण पूरी फैल गई, आपको घर के मुख्य द्वार से, मेन डोर से आपको खुशबू आ गई। और अब हम इसका उल्टा सिचुएशन देखते हैं कि भाई खाना जो है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है या फ्रिज में रखा हुआ, या फ्रिज में से निकाल के मम्मी ने अभी अभी टेबल पे रखा था, आप घर के दहलीज में जैसे घुसे, एंटर करें, आपको उसकी खुशबू नहीं आएगी, है ना। सो टेम्परेचर का आपने असर देख लिया यहाँ पे। एक मैंने एनालिसिस सिचुएशन देके कंपैरिजन करके आपको समझा दिया। देखिए जी, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। यहाँ पे देखिए भाई, ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देख सकते हैं, राइट जी। फिर हमने तापमान बढ़ा दी, हाई कर दिया, तो अब आप देखिए कि कितनी तेजी से ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, कितनी तेजी से डिफ्यूज कर रहे हैं। सो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, राइट जी। सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, प्रेशर बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन तेज हो गई। ये है जी लो प्रेशर वाली सिचुएशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन देखिए, हाई प्रेशर, उसमें ज्यादा मूव कर गए इधर से इधर। सो प्रेशर भी जो है जैसे जैसे बढ़ाया आपने, इंक्रीज इन प्रेशर हुआ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी तेजी से होने लगा। हम पढ़ रहे हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। पहला टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। दूसरा प्रेशर, प्रेशर बढ़ा देने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तीसरा डेंसिटी, अगर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, राइट जी, तो क्या होगा? अब सिचुएशन देखिए, यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है।
बहुत ज्यादा डेंसिटी अगर है मॉलिक्यूल्स की तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उन्हें दूसरी तरफ पहुंचने में कठिनाई होगी, राइट जी। सो यहाँ पे डेंसिटी कम थी तो आप देख पा रहे हैं तेज है रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाई डेंसिटी हो जाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने देखा कि कम हो गया। तो पहले दो फैक्टर में बड़ा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा। तीसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करें डेंसिटी, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो हमें अंदाजा लग रहा है भाई, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ज्यादा तेजी से हो जाएगा। कंसंट्रेशन को डेंसिटी के साथ कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है जी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में देखिए लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये सिचुएशन है आपके सामने, राइट जी। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है तो ज्यादा तेजी से हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ गया है। सो इंक्रीज जब हुआ है, ये चीज डिफरेंस कंसंट्रेशन का, तो वो चीज तेजी से ट्रांसपोर्ट हो रही है, राइट। चलिए अब एक बात समझिए कि जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, बिकॉज हम एक मेम्ब्रेन लेके चले थे ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल बना के देख लेते, चलो और आसान कर लेते, ये रहा एक सेल, सेल की जो बाउंड्री है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से इस चीज ने यहां तक ट्रांसपोर्ट होना है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप खुद ही देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया लेके हम चलेंगे, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा, सिंपल सी बात है ना। सो सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो अ फैक्टर which is going to affect the rate of diffusion। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मॉलर सरफेस एरिया, राइट, और दूसरे डायग्राम में आपने देखा लार्जर सरफेस एरिया। ये मेम्ब्रेन, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है बेटा, ये पूरी चीज जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं ये डॉट्स, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है जी। मैं लेबल कर देता हूं, तब तक आप नोट कर लेंगे। आप क्या नोट करेंगे कि सरफेस एरिया जो है मेम्ब्रेन का वो भी प्रभावित करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा डिफ्यूजन, कम है तो कम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। चल एक से समझिए, देखिए क्या दिखाया गया है, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, एक तरह से चेक पॉइंट है भाई, रोक दिया गया आपको। जब आप अपार्टमेंट्स में जाते हैं या कहीं भी मॉल्स में एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा ना, इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े होते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं, भाई रुकिए जरा, अभी हम जाने नहीं देंगे आपको, ठीक है नाउ। ऐसा क्यों है, ये सुरक्षा है एक तरह से। तो सेल ने भी अपने आप को सुरक्षित करा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि भाई जो भी मॉलिक्यूल अंदर आना चाहे भाई आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सिलेक्टेड चीजें अंदर आ पाएंगी, राइट। वही बात हम आगे समझते हैं कि एक सेल का जो अपना सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। अब आप याद कर लीजिए, ये चीज हमने जब सेल बायोलॉजी पढ़ते समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, हमने पढ़ा था सिंगर निकलसन मॉडल, जो हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द मेम्ब्रेन इट इज अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, राइट, जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं। सो ये वाले हैं जी हमारे फॉस्फोलिपिड्स, ओके। जो चीजें लिपिड्स में सॉल्युबल होती हैं वो तो आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, उन्हें ये कोई अलग से प्रोटीन नहीं चाहिए, कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। ये जो हमें दिख रहे हैं बीच में पर्पल कलर के, ये हैं प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने ये जाना था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। कई जगहों पे प्रोटीन्स के साथ शुगर पार्ट भी जुड़ा होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये है ना, जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, तो ग्लाइको वर्ड इज रेफरिंग टू शुगर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें बाहर से अंदर भी आ रही हैं, सेल के अंदर बनने वाली चीजें बाहर भी जा रही हैं, दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है। चलो तो एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है। ये देख लीजिए जो चीज मैं आपको समझा रहा था, एनलार्ज्ड व्यू में आपको ये लिपिड बाइलेयर दिखाई गई है, फॉस्फोलिपिड्स दिखाए गए हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड्स दिखाए गए हैं उनके, क्लियर है जी ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा लिपिड बाइलेयर। अब आप देखो चीज बड़ी बड़ी सी सिंपल सी चीज है बट समझने वाली है। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है,
जो लिपिड्स में घुल जाते हैं, जो सॉलेबल है, भाई उनकी एंट्री तो सीधी है, सक्सेसफुल है। वो लिपिड्स कहेंगे भाई आ जाओ तुम, हम तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, आ जाओ, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीजें लिपिड सॉलेबल नहीं होंगी, समस्या उनके लिए हो जाएगी। लिपिड्स कहेंगे भाई हम तो तुम्हें नहीं आने दे सकते अंदर, तो कहेंगे फिर हम कैसे जाएं अंदर, हमें भी तो अंदर जाना है सेल में, या सेल से हमें बाहर आना है। तो लिपिड्स कहेंगे वी आर सॉरी, इसके लिए तुम्हें प्रोटीन से बात करनी होगी। तुम्हारे लिए स्पेशल तरह के चैनल प्रोटीन्स हैं, गेटेड प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, समझने वाली बात है ये दिखाया गया एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर का हिस्सा। ये है जी इंट्रा सेलुलर। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन easily cross the plasma membrane. Very important. Let me write here. Right? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। बहुत से हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, उनको कोई रिसेप्टर की जरूरत नहीं है इस मेम्ब्रेन पे। ठीक है जी, वो सीधे क्रॉस कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये बात ध्यान रखना, लिपिड इनसॉल्युबल, जो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं है, समस्या उनके लिए हो जाएगी। तो एक्सेस डिनाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे सॉरी, वी कैन नॉट परमिट यू द एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जगह से वो इंट्रा सेलुलर स्पेस तक नहीं पहुंच सकते। वो
701 का नंबर गो 701 ওইটা তো করে ওটা করে 701 টা করতে দেখি 12 আগস্ট ফোন করেছিল কোনটা এই নাম্বারটা 701 টা কোন শালা দেখো তাহলে তো এটাও 701 22 এর মনে হচ্ছে দুটো কি নম্বর এটা 22 এর মেনটারে হবে দেখি বলতে দেখ মেনটা নিয়ে কি বলতে চাই লার্নিং প্রোগ্রেস সম্পর্কে আমার সঙ্গে ডিসকাস করবে সেই দিন আসলে আর বলেনি এই রবিবারে পরীক্ষা ছিল ভুলে গেছি তো পরীক্ষা ছিল বলে ক্যান্সেল হয়ে গেছে মিস হয়ে গেছে তো এই জন্য মেসেজ পাঠিয়েছি দেখো তো 908 হ্যাঁ 908 কি এটা এই মোবাইলটা বুঝলে বাবা অর্ধেকটা কুচ্ছু কম মেল নাই উফ এত তাড়াতাড়ি মেসেজ ভর্তি হয়ে যায় সেটা ফরম্যাট না করে এটা কথা বলবো ওইটার থেকে তো ফাইল ট্রান্সফার করে তুমি ওইটার থেকে ওই ইয়েটা আছে পেন ড্রাইভটা আছে না পুরো যত যা আছে ভর্তি করে দিয়ে দেবে 64 জিবি ওটাই 64 জিবি 50 জিবি ওটাই ভর্তি করে নেওয়া যাবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বুঝতে পারছো ওটা না না আমার কাজ এখন এখন বুকে করি আবার লাও লাও তাড়াতাড়ি লাও সেরকম না করতে হবে আমার 2 মিনিট এখন কাজ করতে হবে মেসেজ আছে ঠিকই ধরেছো প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী মেনটা হুম এবারে মেনটা কি হাতে করতে ইয়েস আর কি ছিল বহু লোক ছিল মেনটা নিয়ে কি বলছি না হবে না সব করে এখন কথা বলার সময় পাবো आगे इसे सवाल हम टिफिन खा रहे हैं अब आगे हमने क्या डिस्कस करनी है चीजें आगे हमने डिस्कस करना है जी अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज ले जानी हो लो कंसंट्रेशन से अगर हमने हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीज को लेकर के जाना है तो क्या होगा अब आप देख पा रहे हैं भाई उसमें तो एनर्जी लगेगी किसी फॉर्म की आप चाह रहे हैं यहाँ पे एक चीज कम है दूसरी तरफ ज्यादा है तब भी कम से ज्यादा की तरफ जाती रही तो भाई फिर तो एनर्जी देनी पड़ेगी और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट लो से हाई में जाना ऐसे संभव नहीं है राइट ये साइन दिखाएगा कि ऐसा संभव नहीं है इट रिक्वायर्स एनर्जी द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और वो प्रक्रिया है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ठीक है जी तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हम अगले सेशन में डिस्कस करें आज के लिए इतना ही सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन कुछ बातें आपको पहले से पता थी कुछ आपने नई बातें सीखी नई टर्म्स सीखी पानी को लेकर के कि कौन कौन सा पानी अवेलेबल हो सकता है प्लांट को डिफ्यूजन कितने प्रकार का हो सकता है क्लियर नाउ ये चीजें क्लियर रहेगी ना तो आगे आपको बिल्कुल आसानी रहेगी ये बेसिक फंडामेंटल्स है सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी में ही नहीं जब हम एनिमल फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां भी डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट है यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी सो आई वांट कि आपके कांसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर राइट चलिए नोट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा डीपीपी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए और वही आपका उज्जवल भविष्य बनाने में आपकी मदद करेंगे आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर नमस्कार जी बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल सी ট্রিপল জিরোটা এটা সব থেকে মনে হয় শুরু